तो इस चैप्टर में हमें बेसिकली कुछ वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं। और मोमेंट मैंने बोल दिया कैलकुलेशन करने की बात कर दी मैंने आपसे, इसका मतलब आपको यहां पे बहुत सारे फॉर्मूले चेक करके मतलब उनको अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब मैं अल्टीमेटली कह रहा हूं कि आपको बहुत सारे फॉर्मूले यहां पे रटने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे इस चैप्टर में। तो आप कह सकते हो ये चैप्टर काफी एक फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। तो कई सारे हम वेरिएंसेस यहाँ पे कवर करेंगे। अब वेरिएंसेस क्या होते हैं वो सब बताऊंगा अभी, बट अभी ये समझो जैसे हम लोग ट्वेल्थ में रेशियोज चैप्टर में रेशियोज कैलकुलेट करते थे और उसके लिए हमें रेशियोज के फॉर्मूले लर्न करने पड़ते थे, उसी प्रकार से यहाँ पे हमको वेरिएंसेस कैलकुलेट करने और उन वेरिएंसेस कैलकुलेट करने के लिए हमको बेसिकली फॉर्मूले लर्न करने। तो ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूं कि बाद में आपको ऐसा ना लगे अरे बाप रे बड़े फॉर्मूले हैं इसमें। तो मैं आपको पहले ही वार्न कर रहा हूं भाई कि यहाँ पे आपके पास फॉर्मूले हैं। ट्रिक वही है जैसे आप पहले से भी अपने मतलब रेशियोज चैप्टर में अपने लर्न करते थे, फॉर्मूले लिख लिख के लर्न हो जाएंगे। मतलब आप जितने क्वेश्चंस करोगे बार बार लिखोगे फॉर्मूले, देखना मैं बार बार लिखता रहूंगा फॉर्मूले जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। आप भी वैसे ही करते रहोगे तो फॉर्मूले लर्न हो जाते हैं। ठीक है ना। स्टार्टिंग में ज्यादा लगते हैं बट करते 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 हैबिट हो जाती है, वही बात है। तो बस इसी के साथ फटाफट से शुरू करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फिर से बोल रहा हूं 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप लिख लो। आप मान के चलो 100% क्वेश्चन यहां से आपके एग्जाम में आना ही है। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करो मेरे साथ लिखना। पहला एरो डाल के लिखो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग is a technique. Standard costing is a technique that is used for performance evaluation and cost control. Standard costing is a technique that is used for performance evaluation and cost control. परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन तो आई थिंक सो पढ़ के समझ आ गया होगा। इट मींस कि किसी के परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना, कि हमारे बिजनेस में हमारे कंपनी में मैनेजमेंट ने बेसिकली कुछ फंक्शंस परफॉर्म करे या किसी डिपार्टमेंट ने कुछ फंक्शंस करे, कुछ काम करा, ओवरऑल हमारा बिजनेस चला, तो हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी रही ओवरऑल फाइनेंशियल्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही उसको इवेल्युएट करना, इसी को बोलते हैं परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। ठीक है, तो मैनेजरियल फंक्शन होता है बेसिकली। तो आप बचपन में 12वीं क्लास पढ़ते थे, उसमें आप एक कंट्रोलिंग वाला फंक्शन पढ़ा करते थे लास्ट में। तो आप ये समझ लो बस यहाँ पे अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कि वहां पे जो कंट्रोलिंग वाला फंक्शन होता था उससे रिलेटेड हमारा यहाँ पे ही काम होता है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन एंड कॉस्ट कंट्रोल। ठीक है, कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है ये मैं आपको लिखवा देता हूं क्योंकि इसका जिक्र इस सब्जेक्ट के अंदर बहुत आता है। तो ये आप मेरे साथ लिख लो, कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट कंट्रोल is a management activity ब्रैकेट में फंक्शन लिख लो, मतलब ये मैनेजरियल फंक्शन है, मैनेजमेंट का काम है। दैट इन्वॉल्व्स कंपैरिजन ऑफ actual costs with predetermined costs ब्रैकेट में लिख लो दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट्स एंड टेकिंग corrective action in case of
अनफेवरेबल या नेगेटिव वेरिएंस, और इसी वजह से हमको यहां पे एक्चुअली वेरिएंसेस की कैलकुलेशन भी करनी होती है। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा आफ्टर द क्लास अपनी, अगर आपके पास आप बिजनेस स्टडीज की अपनी बुक बची होगी, अगर आपने उसे इधर उधर दी नहीं होगी, फेंकी नहीं होगी, अगर पड़ी आपके पास तो आप खोल के देखना। कंट्रोलिंग चैप्टर होता था आपका, आई थिंक लास्ट चैप्टर हुआ करता था आपकी बुक का, उसमें जाके देखना कंट्रोलिंग जो फंक्शन होता था उसका अगर आप ओवरऑल मीनिंग देखोगे या स्टेप्स देखोगे जो होते थे, वो कुछ यही होते थे कि आप बेसिकली अपने ओवरऑल परफॉर्मेंस को किसी स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करो, किसी बेंचमार्क के साथ कंपेयर करो, कंपेयर करके देखो कि दोनों में डिफरेंस क्या है, आपके हिसाब से होना क्या चाहिए था और एक्चुअल में हुआ क्या। दोनों को आपस में कंपेयर करो और डिफरेंस निकालो, वेरिएंस निकालो। अगर तो जो पॉजिटिव वेरिएंस है, अच्छा वेरिएंस है कि भाई आपने कुछ कम की उम्मीद करी थी, कुछ ज्यादा अच्छा ही हो गया, तो फिर बहुत अच्छी बात है, फिर तो सोने पे सुहागा है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। बट अगर जो रिजल्ट आया वो नेगेटिव आया, अनफेवरेबल आया, यानी कि जो आपने सोचा था या आपने जो अपने लिए स्टैंडर्ड सेट करा था, आपकी परफॉर्मेंस जो है या आपका जो रिजल्ट है उससे थोड़ा कम आया है, तो फिर आप अपने उस वेरिएंस को ठीक करने की ओर काम करो। आप देखो कि क्यों डिफरेंस आया, क्या वेरिएंस आया, और फिर करेक्टिव एक्शन लेके उसको इंप्रूव करो। ठीक है, ये आपकी जिंदगी में भी लागू होती है, ये बात आपकी जिंदगी में भी लागू होती है। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग कि भाई हम ठीक है, हम अपनी कुछ परफॉर्मेंस करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं किसी एक्सपेक्टेशन से, अगर हमारी आ गई अच्छी, मतलब हमारा रिजल्ट बढ़िया आ गया, फिर तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो टेंशन नहीं लेनी होती, हमें बस देखना होता है कि भाई ठीक है कहां पे वेरिएंस, मतलब क्यों आया, व्हाट इज द रीजन, और देर इज ऑलवेज स्कोप फॉर टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। आप ठीक कर लो, अपने आप को सही कर लो, आप जो गलतियां करी उसे ठीक कर लो। तो यहां पे भी वही काम है भाई, मैनेजमेंट का काम ही यही है कि आप परफॉर्मेंस इवेल्युएट करो, आप देखो कि भाई आपने कॉस्ट क्या, मैं यहां पे कॉस्ट कंट्रोल की बात कर रहा हूं, तो मैं कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं कि आप अपनी एक्चुअल कॉस्ट देखो कि कितनी हुई, और आपने अपने लिए क्या स्टैंडर्ड सेट किया था कि भाई आपकी कॉस्ट होनी कितनी चाहिए थी आपके हिसाब से। अगर नेगेटिव रिजल्ट आया, यानी मैंने बोल दिया नेगेटिव वेरिएंस आया या अनफेवरेबल वेरिएंस आया, तो फिर करेक्टिव एक्शन लेके इसको इंप्रूव करो। ठीक है, तो एक्चुअली जो वेरिएंसेस की कैलकुलेशन हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में करते हैं उसमें काम यही है, हम वेरिएंसेस डिफरेंट निकालेंगे। ठीक है, मेनली अब मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा तो हमारा मेन काम तो वेरिएंसेस निकालना ही होगा, बट ओवरऑल अगर मैं बोलूं आपको ब्रॉडर पिक्चर दिखाऊं तो उसमें यही है कि वेरिएंसेस अगर अनफेवरेबल है तो आप रीजंस एनालाइज करो कि क्यों आपके नेगेटिव वेरिएंस है और उसको ठीक करो करेक्टिव एक्शन लेके। राइट, अच्छा, अब हमने स्टैंडर्ड वर्ड का इस्तेमाल करा, देखो मैंने यहां पे भी लिखा स्टैंडर्ड कॉस्ट, हमारा ओवरऑल चैप्टर का नाम भी है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो यहां पे स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड। तो छोटी सी आप स्टार डाल के हेडिंग डालो, मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड। तो थोड़ी सी चर्चा हम लोग इसी के ऊपर करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड, थ्योरेटिकली थोड़ी सी बात करेंगे, है ना, स्टैंडर्ड होता क्या है, इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स जो होते हैं, तो ये सारी बातें करेंगे। तो इसमें फर्स्ट एरो डाल के लिखो, स्टैंडर्ड मीन्स यार्डस्टिक, स्टैंडर्ड मीन्स yardsticks against which actual performance can be measured। तो इसमें मैं यार्डस्टिक वर्ड को हाईलाइट कर रहा हूं, आप भी इसको अंडरलाइन या हाईलाइट कर लेना। तो ये बेसिकली स्टैंडर्ड का मतलब एक यार्डस्टिक होता है, बेंचमार्क समझ लो, बेंचमार्क थोड़ा सा गलत वर्ड हो जाता है, यार्डस्टिक ही ज्यादा एक्यूरेट वर्ड है। अब इसका डिक्शनरी मीनिंग आप बाद में देख सकते हो, बट बेसिकली आप एक अपने लिए स्टैंडर्ड सेट करते हो। अब जब हम कॉस्टिंग की बात करेंगे तो हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, तो हम कोई अपनी फॉर एग्जांपल मटेरियल कॉस्ट है उसके लिए अपने लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट कर लेंगे, फिर हम अपनी एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करेंगे विद द स्टैंडर्ड कॉस्ट,
ताकि हमें पता लगे कि डिफरेंस कहाँ आया, और अगर नेगेटिव डिफरेंस आया, आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से कॉस्ट कम आनी चाहिए थी बट आपकी एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा आई। अब जाहिर सी बात है, अगर कॉस्ट आपकी ज्यादा आ रही है, जरूरत से ज्यादा आ रही है, तो आपके प्रॉफिट्स कम हो रहे होंगे, तो आपके लिए अल्टीमेटली बुरी बात है। तो फिर आप चेक करो क्यों डिफरेंस आया और फिर करेक्टिव एक्शन लो, अल्टीमेटली यही है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड का मतलब बेसिकली इट मींस यार्डस्टिक्स, जिसके अगेंस्ट हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, राइट। अब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड, तो नेक्स्ट एरो में लिखो टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स। तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल डिस्कशन है ये, बस हल्का सा। तो टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स लिख लो मेरे साथ साथ। इसमें आप फर्स्ट लिखना, फर्स्ट फर्स्ट लिखना आइडियल स्टैंडर्ड। आइडियल स्टैंडर्ड, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडियल स्टैंडर्ड, लिखो इसमें लेवल ऑफ परफॉर्मेंस अटेनेबल, ध्यान से लिखना, अटेनेबल व्हेन मटेरियल एंड लेबर प्राइसेस आर फेवरेबल and highest output is achieved। तो ये तो बेसिकली एक डिक्शनरी बोलो या टेक्निकल लैंग्वेज हो गई। सिंपल अगर मैं बोलूं, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, स्टैंडर्ड इन एन आइडियल सिनेरियो। आइडियल सिनेरियो, ओ एक सेकेंड इसकी स्पेलिंग सही कर देता हूं। आइडियल सिनेरियो मतलब कि आपकी जब मार्केट में लेबर की, मटेरियल की प्राइसेस सबसे अच्छी चल रही है, अच्छी के मतलब आप कह सकते हो कि आपके हिसाब से कम चल रही है प्राइसेस, अगर मैं बोलूंगा, तो ऐसी सिचुएशन में आपके क्या स्टैंडर्ड बनते हैं। आप ऐसी सिचुएशन में अपने स्टैंडर्ड बनाओगे कि भाई मटेरियल प्राइसेस आपको लगा सबसे अच्छे चल रहे हैं, तो उन प्राइसेस के हिसाब से आप मटेरियल कॉस्ट का स्टैंडर्ड सेट करोगे। तो इस स्टैंडर्ड को हम बोलते हैं आइडियल स्टैंडर्ड। तो यहां आइडियल बोलने का मतलब यह है कि आइडियल सिनेरियो में, मोस्ट फेवरेबल सिनेरियो में आपके स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, है ना। तो वही बात है भाई, कभी कभी जैसे मार्केट में हम देखते हैं आलू के दाम, या आलू छोड़ो, टमाटर के दाम, बीच में टमाटर की प्राइसेस, टोमेटो की प्राइसेस इतनी ज्यादा चली गई थी, है ना, फिर बाद में ठीक हो गई। तो आइडियल सिनेरियो क्या है कि टमाटर की प्राइस जब आपको लगे कि सबसे कम से कम है, कि भाई इससे कम तो कभी नहीं होगी, तो ऐसी सिनेरियो में आप देखोगे कि आपकी मटेरियल की कॉस्ट होनी कितनी चाहिए, स्टैंडर्ड सेट करोगे। तो ऐसे स्टैंडर्ड को हम बोलते हैं आइडियल स्टैंडर्ड। ठीक है, तो बस इट्स बेसिकली थ्योरेटिकल डिस्कशन, इसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपके लिए सच नहीं है ऑब्वियसली, बट ठीक है, थ्योरेटिकली बस हमें समझना है कि इनका मतलब होता क्या है, राइट। चलो सेकंड लिखना नॉर्मल स्टैंडर्ड्स। नॉर्मल स्टैंडर्ड्स, इसमें लिखो standards that may be achieved under normal operating conditions। अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस, तो आई थिंक इसकी लैंग्वेज में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। बड़ा सिंपल सा, मतलब सिंपली ऑलरेडी लिखा हुआ है कि मार्केट में जब नॉर्मल कंडीशंस चल रहे हैं, आप ऐसे समझ लो, या आपके बिजनेस में जब नॉर्मल कंडीशंस हैं, तो ऐसे कंडीशंस में क्या हमारे स्टैंडर्ड्स बनते हैं, ऐसे स्टैंडर्ड्स को बोलते हैं नॉर्मल स्टैंडर्ड्स। ठीक है जी, चलो फिर थर्ड लिखो बेसिक या बोगी स्टैंडर्ड्स।
दो नाम है इसके, या तो बेसिक स्टैंडर्ड्स बोल सकते हैं या बोगी स्टैंडर्ड्स भी बोल सकते हैं, बेसिक या बोगी स्टैंडर्ड्स। इसमें भी लिखो these standards are used only when they are likely to remain constant, likely to remain constant, or unaltered over a long period, over a long period, full stop। कंटिन्यूशन में लिख लो, अ बेस ईयर is chosen for comparison purpose, for comparison purpose। बेस ईयर को थोड़ा सा अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है। और इनफैक्ट आप इसको भी अंडरलाइन कर लो, रिमेन कांस्टेंट या अनऑल्टर्ड कीवर्ड्स है, तो अंडरलाइन कर देना बेटर रहता है। तो बेसिक स्टैंडर्ड्स मतलब क्या है, आइडियली देखो होता क्या है, मोस्टली बोलता हूं, मोस्टली क्या होता है कि हर साल हम अपने स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करते रहते हैं। अब मैं स्टैंडर्ड कॉस्ट की बात करता हूं, तो मटेरियल कॉस्ट हो गया, लेबर कॉस्ट हो गया, ओवरहेड्स हो गए, यही मतलब हमारी कॉस्ट का मतलब बेसिक यही पार्ट्स होते हैं हमारे, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम वैसे तो मोस्टली हर साल अपने स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करते हैं कि भाई हमारी सिचुएशन बदल रही है, मार्केट कंडीशंस बदल रही हैं, या हमारी एक्सपेक्टेशन चेंज हो रही है, हमारे हिसाब से किसी भी रीजन से स्टैंडर्ड में रिवीजन होना चाहिए, तो हम अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, हम हर साल अपने स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करते रहते हैं। लेकिन अगर हमको लगता है कोई भी स्टैंडर्ड हम जो सेट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल देता हूं लेबर का कॉस्ट के लिए हम स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, हमें लगता है यार इसमें ना लंबे पीरियड तक एज सच कोई बदलाव नहीं होगा, ना तो मार्केट कंडीशंस में ऐसा कोई चेंज होगा कि भाई मार्केट में लेबर की रेट चेंज हो रही है, या फिर हमें अपने बिजनेस के अंदर भी नहीं लगता कि कुछ ऐसा चेंज होगा या कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आएगी कि भाई हमारे स्टैंडर्ड हर साल चेंज करने पड़ेंगे। यानी कि मैं अगर सिंपली बोलूं तो मुझे लगता है कि स्टैंडर्ड बेसिस पे मेरी लेबर की कॉस्ट जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं वो सेम ही है, कुछ बदलाव नहीं हो रहा किसी भी प्रकार से उसमें। तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं यार फिर उस केस में हर साल क्यों स्टैंडर्ड चेंज करते बैठूं, हर साल पागलों की तरह मैं नए नए स्टैंडर्ड निकालते बैठूं, उसको जस्टिफाई करूं, क्यों करूं। तो हम क्या करते हैं ऐसे सिचुएशन में, मानो मुझे लगता है यार अगले 5 साल तक लेबर के रेट में कोई चेंज नहीं होगा, ऐसे मैं उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूं कि अगले 5 इयर्स तक, नेक्स्ट 5 इयर्स तक लेबर के रेट में कोई उतार चढ़ाव नहीं आएगा, मोर और लेस सेम रहेगा, ना तो बढ़ेगा ना तो कम होगा। तो मैं कहता हूं चलो एक काम करते हैं, जो 2024 फॉर एग्जांपल 2024 चल रहा है, तो 2024 में जो मैंने स्टैंडर्ड सेट किया इसको मैं फिक्स कर लूं, ये चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट रहेगा, और इसी स्टैंडर्ड को मैं फ्यूचर अगले मानो 5 साल तक के लिए यूज करता रहूं। भाई 2025 के लिए भी यही स्टैंडर्ड यूज करूं कि जब मुझे कंपैरिजन करना है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करना है, तो मैं यही स्टैंडर्ड यूज करूं, 2026 के लिए भी यही यूज करूं, 2027 के लिए भी यही यूज करूं, एंड सो ऑन। जस्ट फॉर द एग्जाम्पल बोल रहा हूं। तो होता क्या है, जो बात मैंने लिखी है नोट्स में, कि हम एक कोई साल को एज अ बेस सेट कर देते हैं और उसी स्टैंडर्ड को कैरी फॉरवर्ड करते चलते हैं। हम ये नहीं करते कि भाई 2025 के लिए मानो 2024 का स्टैंडर्ड सेट किया, 2026 के लिए कुछ और किया, नहीं, हम 2026 में भी जो 2024 में हमने स्टैंडर्ड सेट किया था उसी को यूज करते हुए चलते हैं। तो ऐसे स्टैंडर्ड को बोलते हैं बेसिक या बोगी स्टैंडर्ड्स। तो आप एक बार रीड कर सकते हो, दीज स्टैंडर्ड्स आर यूज्ड ओनली व्हेन दे आर लाइकली टू रिमेन कांस्टेंट और अनऑल्टर्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड, राइट। कि भाई हमें लगता है कि स्टैंडर्ड कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अ बेस ईयर इज चोजन फॉर कंपैरिजन पर्पस। तो हम एक बेस ईयर, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मैंने 2024 के स्टैंडर्ड को बेस सेलेक्ट कर लिया,
अब इसी को यूज करके मैं फ्यूचर ईयर्स की परफॉर्मेंस जो है, जैसे लेबर कॉस्ट की मैं बात कर रहा था, तो लेबर कॉस्ट की जो मैं कंपैरिजन करूंगा वो 2024 के स्टैंडर्ड से ही करता चलता रहूंगा। तो ऐसे स्टैंडर्ड्स को बोलते हैं बेसिक स्टैंडर्ड्स, राइट। और उसके बाद नेक्स्ट लिखना, कितने हो गए पॉइंट्स, थर्ड हो गए, मतलब 3 हो गए ना, चौथा लिख लो, फोर्थ लास्ट है करेंट स्टैंडर्ड। पहली बता रहा हूं ये प्योर थ्योरेटिकल बात कर रहा हूं मैं आपके साथ, दीज आर प्योर थ्योरेटिकल डिस्कशन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आप देख लोगे इसका कोई भी यूज नहीं है, 0.1% भी इसका कोई यूज नहीं है, बट ठीक है थ्योरेटिकल बातें हैं, बस थ्योरेटिकली चीजें कुछ कुछ हमें ज्यादा पढ़नी पड़ती है, राइट। तो एनीवे करंट स्टैंडर्ड में लिखो दी स्टैंडर्ड्स रिफ्लेक्ट्स management's anticipation of what actual costs would be for the current period। तो इसको थोड़ा और सिंपलिस्टिकली लिखने के लिए आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, एग्जाम में तो मत लिखना, बस अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख सकते हो, फ्यूचरिस्टिक स्टैंडर्ड। मतलब जैसे अभी मानो नया साल शुरू होगा 2025-26 न्यू फाइनेंशियल ईयर होगा, तो मैं पहले से ही क्या करता हूं, एक काइंड ऑफ एंटिसिपेट कर देता हूं कि 25-26 में क्या कॉस्ट रहेगी, मटेरियल की, लेबर की एंड अदर एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट जो भी है, क्या कॉस्ट रहेगी। तो वो जो मेरी एंटिसिपेशन होती है, एंटिसिपेशन मतलब अंदाजा लगाना, तो ये जो मेरी एंटिसिपेशन होती है ना, इसी को मैं एज अपने लिए स्टैंडर्ड सेट कर लेता हूं। इसलिए मैंने इसको फ्यूचरिस्टिक स्टैंडर्ड बोल दिया, क्योंकि जनरली स्टैंडर्ड हम कैसे सेट करते हैं, हम पास्ट एक्सपीरियंस से सेट करते हैं कि पास्ट में हमने देखा, ऑब्जर्व करा कि भाई कॉस्ट कैसे मूव करी, क्या हुआ, किस तरह मार्केट कंडीशंस बदलती है नहीं बदलती है, जो भी है ना। इलेक्शंस आते हैं, इलेक्शंस के रिजल्ट का क्या प्रभाव पड़ता है, या गवर्नमेंट की कोई नई इकोनॉमिक पॉलिसी आती है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, टैक्स में कुछ चेंजेस आते हैं, जीएसटी लॉज में कुछ चेंजेस आते हैं, जीएसटी रेट्स बदलते हैं। तो ये सारी चीजें जो पास्ट में हो चुकी होती है, उस हिसाब से हम लोग स्टैंडर्ड्स अपनी सेट करते हैं कि भाई पास्ट में क्या हो गया। अब यहां पे क्या है, मैंने बोला फ्यूचरिस्टिक स्टैंडर्ड, यानी कि हम पास्ट जो हो गया सो हो गया, हम फ्यूचर में सोचते हैं कि अब होगा क्या, हमें क्या लगता है अब क्या होगा। भाई हमें क्या लगता है कि जीएसटी का क्या रेट रहेगा, पेट्रोल का एग्जांपल ले लेते हैं। भाई हमें लगता है अभी पेट्रोल जीएसटी में नहीं आएगा, अभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जीएसटी के अंदर नहीं आएंगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी। तो भाई हमें लगता है अकॉर्डिंगली भाई स्टेट का टैक्स जो है या वैट जो लगते आ रहा है वो सेम लगता रहेगा, तो हम उसी हिसाब से अपना फिर स्टैंडर्ड मतलब सेट कर लेते हैं। वहीं अगर मैं एंटिसिपेट करता हूं नहीं भाई जीएसटी चेंज हो जाएगा, मतलब जीएसटी के अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, कवर हो जाएंगे फाइनली, तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा है भाई जीएसटी रेट क्योंकि कम ही हो जाएगा, भाई जीएसटी में मैक्सिमम रेट 28% है, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल टैक्स रेट कम हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली मैं एंटिसिपेट कर लेता हूं भाई ठीक है, इसका मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के प्राइसेस इस तरह से बदलेंगे, और उस एंटिसिपेशन के हिसाब से मैं अपने मटेरियल के या जो भी है उसकी कॉस्ट के स्टैंडर्ड सेट कर लेता हूं। तो ऐसे स्टैंडर्ड्स को बोलते हैं करंट स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो मैंने मोर देन सफिशिएंट टाइम देके आपको एक एक थ्योरेटिकली मतलब समझाने की कोशिश की है, इससे ज्यादा ना आपको दिमाग मारना है ना मेरे को कोई एफर्ट डालने हैं। तो हमको क्या है कि बस ये बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए। मैंने कीवर्ड्स जहां जहां हो सके आपको बता दिए, आपको बस कभी भी मतलब मैं आपको ऐसे पूछूं, कोई एग्जाम्पल देके पूछ लूं या कोई ऐसे सिंगल सा कोई पॉइंट देके पूछ लूं, तो आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि मैं कौन से स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो बस आपको बस इस बात का ध्यान रखना है। मैंने फॉर एग्जांपल बोला कि भाई वो कौन सा स्टैंडर्ड होता है जिसमें हम एक कोई बेस ईयर सेलेक्ट कर देते हैं और उसी स्टैंडर्ड को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, मैंने ऐसे करके आपसे पूछा, तो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ठीक है मैं बेसिक स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा हूं, बस है ना। या फिर वो कैसा स्टैंडर्ड, वो कौन सा स्टैंडर्ड होता है जहां पे हम लोग सेट करते हैं जब मटेरियल की या लेबर की कॉस्ट सबसे कम चल रही होती है या सबसे हाईएस्ट आउटपुट चल रहा होता है हमारा, तो वो कौन सा स्टैंडर्ड होता है। तो यू शुड बी एबल टू आंसर कि भाई वो आइडियल स्टैंडर्ड होता है। क्लियर हो गया। तो बस इतनी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बाकी इससे ज्यादा
कोई इस पे आपको पूछना ही नहीं वाला। चलो, यहां तक हो गया हमारा भाई, यहां तक चल रहे हो मेरे साथ साथ, नोटिंग कर रहे हो भाई? ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हेडिंग डालो अब। धीरे 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 अब हमें एक्चुअल अपने टॉपिक पे आना है भाई। एक्चुअल टॉपिक तो हमारा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ना। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग डैश डाल के लिखो प्रोसेस इन्वॉल्व्ड, प्रोसेस इन्वॉल्व्ड। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्रोसेस इन्वॉल्व, इसमें लिखना बेसिकली स्टेप्स लिख रहे हैं कि क्या स्टेप्स लगते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। प्रोसेस का मतलब क्या है भाई? प्रोसेस मतलब कि भाई हम एक लॉजिकल सीक्वेंस में कैरी आउट करते हैं प्रोसेस को, है ना। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किस सीक्वेंस में कैरी ऑन करी जाती है, क्या क्या स्टेप्स लगाते हैं या यूज होते हैं, ये बस यहां पे एक बार फटाफट से डिस्कस करना है। बहुत सिंपल है। आपको ऐसा कुछ पढ़ा पढ़ा सा लगेगा क्योंकि आप ऐसा कुछ, ऐसा मेरे को लगता है आप बिजनेस स्टडीज में पहले बचपन में पढ़ चुके हो। सिमिलर टू दिस, नॉट एग्जैक्टली दिस बट सिमिलर टू दिस, आप कभी ना कभी पढ़ चुके होगे। तो वन लिखना सबसे पहले, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड। तो पहला काम होता है कि जो भी है, अब भाई कॉस्टिंग की बात करें हम यहाँ पे स्पेसिफिकली सिर्फ कॉस्ट की बात कर रहे हैं। तो जो भी कॉस्ट की बात कर रहे हैं, चाहे मटेरियल कॉस्ट की बात कर रहे हैं, चाहे लेबर कॉस्ट की बात कर रहे हैं, चाहे हम ओवरहेड्स की बात कर रहे हैं, जो भी है उस कॉस्ट के लिए आप स्टैंडर्ड सबसे पहले सेट कर लो। पहला पड़ाव या पहला जो स्टेप होता है वो यही होता है। फिर सेकंड लिखो एसरटेनमेंट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, एसरटेनमेंट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट यानी कि एक्चुअली में क्या कॉस्ट आई ये निकालो। राइट, सिंपल है, मतलब अब इसमें मैं क्या ही समझाऊं, समझ ही आ गया। फिर तीसरा स्टेप, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट विद स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड डिटरमाइनिंग वेरिएंसेस। तो अगर मैं आपके इस चैप्टर की प्रैक्टिकल पोर्शन की बात करूं, मेनली आपका चैप्टर इसी पे घूमेगा। मतलब मेन अगर बोलूंगा, आपको यही स्टेप एक्चुअली में लगाना होगा, जहां पे आपको एक्चुअल और स्टैंडर्ड की डिटेल्स दे देगा आपको क्वेश्चन वाला। आपको दोनों को कंपेयर करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएंसेस कैलकुलेट करने होंगे। वेरिएंसेस का मतलब क्या है? इट सिंपली मींस डिफरेंस। भाई वेरी वेरी सिंपल, मैंने बोला कि मेरी स्टैंडर्ड कॉस्ट मटेरियल की मानो 1 लाख रुपए होनी चाहिए, बट जब मैंने एक्चुअल में देखा तो 1.2 लैक्स हुई। मैंने एक्चुअल में देखा एक्चुअल कॉस्ट मेरी 1.2 लैक्स हुई। मैंने स्टैंडर्ड सेट किया था 1 लाख का, जबकि आई एक्चुअल कॉस्ट 1.2 लैक्स। तो डिफरेंस कितने का आया? आप बोलोगे 20,000 का आया, 0.2 लैक्स का आया। बस यही तो वेरिएंस है, इसी को वेरिएंस बोलते हैं। अब वो आपको जजमेंट लगाने की भाई ये जो वेरिएंस आया ये अच्छा वेरिएंस है या बुरा वेरिएंस है। तो जाहिर सी बात है, यहां कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो कॉस्ट कम होनी चाहिए थी, एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा आई, तो मतलब आपकी ओवरऑल जो वेरिएंस आया वो नेगेटिव आया है, अनफेवरेबल जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना। क्योंकि आपने जो कॉस्ट स्टैंडर्ड सेट करा था कॉस्ट का, उससे ज्यादा कॉस्ट आई, तो कहीं ना कहीं आपके प्रॉफिट्स कम हो गए। जाहिर सी बात है, कॉस्ट ज्यादा होंगे तो प्रॉफिट्स कम होंगे, तो आपके लिए बुरी बात है। अकॉर्डिंगली फिर आप ये बोलोगे कि ये जो वेरिएंस आया है वो नेगेटिव वेरिएंस है, अनफेवरेबल। तो यहां पे अनफेवरेबल वेरिएंस के केस में फिर आप दिमाग लगाओगे क्यों भाई आया, क्या ये हमारे कंट्रोल में था या हमारे कंट्रोल में नहीं था। अगर कंट्रोल में था तो हमने क्या गलती करी और उसको ठीक करने के लिए क्या करेक्टिव एक्शन लेने चाहिए। पॉइंट क्लियर हो गया? तो बस ये होता है कंपैरिजन। मतलब यहां तो इस स्टेप में तो खैर सीधा सीधा ये बात हो गई कि आपको कंपेयर करना है एक्चुअल और स्टैंडर्ड को और वेरिएंसेस कैलकुलेट करने। वेरिएंसेस का मतलब सिंपल हो गया डिफरेंस, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, उसके बाद फोर्थ लिखो। फोर्थ वही जो मैं आपको एक्चुअली बोल रहा था, इन्वेस्टिगेशन ऑफ रीजन फॉर variances and taking corrective action।
एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन। तो ये मतलब वही हो गया, मैं बार बार क्या रिपीट करूं इसी बात को कि भाई वेरिएंस क्यों आया, उसका रीजन देखो। अंडरस्टूड है भाई, यहां पे हम अनफेवरेबल वेरिएंस की बात कर रहे हैं, मतलब अब ये बात यहां लिखी नहीं, बट ये अंडरस्टूड है कि हम अपने लिए जो हमको अनफेवरेबल है हमारी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो वेरिएंस हमारे लिए बेसिकली बुरी है, उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। भाई अच्छी वेरिएंस है तो क्या है, भाई अच्छी वेरिएंस है तो क्या, भाई आपने 1 लाख की कॉस्ट स्टैंडर्ड सेट किया था कॉस्ट का, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट 50,000 आई, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, वेल एंड गुड। फिर इसमें क्या इन्वेस्टिगेट है, तो फिर आपकी एक्चुअल कॉस्ट कमी आई, तो ऑब्वियसली अनफेवरेबल बुरे वेरिएंसेस को हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि रीजंस क्या हैं, ये वेरिएंसेस क्यों अराइज हुए। और वही जैसा कि मैं कह रहा था कि भाई क्या फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में थे या फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में नहीं थे, अगर कंट्रोल में थे तो हम क्या कर सकते हैं इस वेरिएंस को ठीक करने के लिए, अकॉर्डिंगली फिर वो करेक्टिव एक्शन लेना। और फिफ्थ स्टेप हो गया फिर फाइनली, अगर आपने सही सही ढंग से अपने रीजंस को आइडेंटिफाई करा और सही सही ढंग से आपने अपने करेक्टिव एक्शन ले लिए, तो आपका फाइनल स्टेप हो गया डिस्पोजिशन ऑफ वेरिएंस, मतलब वेरिएंस खत्म करना। ये वैसे ऑटोमेटिकली हो जाता है स्टेप कि अगर आप सही से करेक्टिव एक्शन वगैरह ले लोगे तो आपके ऑटोमेटिकली वेरिएंसेस अपने आप खत्म हो जाएंगे। डिस्पोजिशन मतलब यहां पे हो गया कि आपने एलिमिनेट कर दिया अपने वेरिएंस को। ठीक है जी, तो बस ये स्टेप्स हैं बेसिकली, ये इस तरह से आपका पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का प्रोसेस चलता है, राइट। तो हमारा क्या है बेसिकली, दोबारा से बोल रहा हूं, हमारा पूरे चैप्टर में फोकस होगा, हम जो खेल खेलेंगे वो सिर्फ वेरिएंसेस का खेल खेलेंगे। हम डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएंसेस देखेंगे, जैसे वी विल स्टार्ट विद मटेरियल कॉस्ट, उसमें देखेंगे हम मटेरियल कॉस्ट में क्या क्या वेरिएंसेस होते हैं और वो कैसे कैलकुलेट होते हैं। ठीक है जी, अच्छा ये हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक, छोटे छोटे ऐसे मिनी टॉपिक्स हैं बेसिकली, टाइप्स ऑफ वेरिएंसेस। टाइप्स ऑफ वेरिएंसेस, तो अब वेरिएंसेस का खेल हमारा यहां पे फाइनली शुरू हो रहा है। टाइप्स ऑफ वेरिएंसेस, तो इसमें आप पहले बड़ा बड़ा खींच के दो बाइफर्केशन करना, बड़ा बड़ा खींच के, ठीक है। एक लिखना यहां पे टाइप 1, टाइप 1, यहां लिखना टाइप 2, तो समझ आ जाएगा अभी क्या लिख रहे हैं, टाइप 1 टाइप 2। तो बेसिकली टाइप्स जो हम निकाल रहे हैं वेरिएंसेस के, जो हम कैटेगराइजेशन कर रहे हैं, दो बेसिस पे कर रहे हैं, राइट। तो ये बेसिस है, मतलब टाइप 1 और टाइप 2 मतलब यहां पे बेसिस हो गया कि ये एक बेसिस की कैटेगराइजेशन है, ये दूसरे बेसिस की कैटेगराइजेशन है। ठीक है, तो टाइप 1 में आप अगेन फर्दर दो बाइफर्केशन निकालना, थोड़े बड़े बड़े, क्योंकि नीचे हम ब्रीफली लिख भी लेंगे मतलब वहीं पे। तो यहां पे दो तरह के वेरिएंसेस हैं, एक हम बोलते हैं कंट्रोलेबल वेरिएंस, एक हो गया हमारा अनकंट्रोलेबल वेरिएंस। तो बेसिकली कंट्रोलेबल है कि नहीं है वेरिएंस, उसके हिसाब से हमने दो टाइप्स कर लिए, कंट्रोलेबल वेरिएंस एंड अनकंट्रोलेबल वेरिएंस। हालांकि आप जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में आओगे, जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें हमें टाइप 2 वाले वेरिएंसेस पे फोकस करना पड़ेगा, तो हमारे आंसर जो आएंगे वो यहां के हिसाब से आएंगे, टाइप 2 के हिसाब से। इस पे मैं एक सितारा इसलिए भी लगा लेता हूं, 2 सितारे लगा लेता हूं इस पे, ठीक है। इसमें हमारे टाइप 2 के हिसाब से वेरिएंस आएंगे। तो यहां पे दो तरह के वेरिएंस फर्दर होते हैं, फिर से आप दो तरह के कैटेगराइजेशन कर लेना इसमें। थोड़ा सा मैं इसको यहां पे खींच लेता हूं ताकि मैं क्लियर क्लियर लिख पाऊं, आप भी ढंग से इसकी कैटेगराइजेशन करना। तो यहां पे लिखना, एक होता है फेवरेबल फेवरेबल वेरिएंस और एक होता है अनफेवरेबल वेरिएंस। फेवरेबल वेरिएंस एंड अनफेवरेबल वेरिएंस। तो देखो दो बेसिस पे हमने कैटेगराइजेशन कर लिया। पहले बेसिस में हमने बोला दो तरह के वेरिएंस है, कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल, और दूसरे बेसिस पे हमने बोला दो वेरिएंसेस हैं अगेन, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल। बिल्कुल ब्रीफ ब्रीफ वे में, शॉर्ट शॉर्ट वे में। इसी के नीचे आपके पास भी अगर मतलब साफ साफ लिखनी जगह है तो आप इसी के नीचे लिख लो, नहीं तो आप नीचे एक बार और वापस से लिख के ऐसे पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो। कंट्रोलेबल वेरिएंस के नीचे आप लिख लो विच कैन बी, मतलब बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट वे में लिखना है, विच कैन बी कंट्रोल्ड, विच कैन बी कंट्रोल्ड अंडर
नॉर्मल कंडीशंस। तो ऑल्दो ये नाम से क्लियर था कि वो वेरिएंस जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। एंड अनकंट्रोलेबल वेरिएंस के नीचे लिख लो अकर्स ड्यू टू कंडीशंस which are beyond our control, occurs due to conditions which are beyond our control। ठीक है, सिंपली स्पीकिंग वो वेरिएंस जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। भाई कोविड आ गया अचानक से, 2020 में कोविड आ गया था। कोविड की वजह से इकोनॉमी ऐसी की तैसी हो गई थी। अब वो किसके कंट्रोल में है? क्या ये हमारे कंट्रोल में है कि कोविड आ गया मार्केट में बोल रहा हूँ जो भी है, उसकी वजह से जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आई वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब उस वजह से कोई वेरिएंसेस हमारे अराइज हो रहे हैं, तो अब उसमें हम क्या कर सकते हैं? उसमें हम क्या करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं, है ना? कोई हमारी गलती से थोड़ी ना कोविड आ गया था। तो ये वही बात है कि वेरिएंसेस आते हैं, बट कुछ हमारे कंट्रोल में हो सकता है, कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं हो सकता। तो वो हमको यहाँ पे अकॉर्डिंगली बाइफरकेशन करना होता है। ठीक है जी। और फाइनली जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से वो है फेवरेबल एंड अनफेवरेबल। तो ये भी इसके नीचे लिख लो। फेवरेबल के नीचे लिखना सिंपली, बहुत सिंपल वे में लिखेंगे, विच आर प्रॉफिटेबल फॉर द कंपनी। यानी वो वेरिएंस जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा रहा है, ऐसे बोल सकते हो। ऐसे वेरिएंसेस को हम बोलेंगे फेवरेबल वेरिएंसेस। और वहीं अनफेवरेबल वेरिएंस को एडवर्स वेरिएंस भी बोला जाता है। आप ये भी लिख सकते हो, एडवर्स वेरिएंस भी बोला जाता है। तो आप ये भी लिख लेना। और इसमें आप बोल सकते हो, लिख सकते हो, विच कॉजेस लॉस टू द कंपनी। विच कॉजेस लॉस टू द कंपनी। भाई एक वेरिएंस जो हमारे प्रॉफिट्स दे रहा है हमको, हमारे प्रॉफिट्स बढ़ा रहा है, एक वेरिएंस जो हमारे लॉसेस बढ़ा रहा है। सीधी बात है भाई, कॉस्ट वेरिएंस की जैसे मैं बात करता हूं, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, कुछ भी बोल लो। अगर मेरे मटेरियल की जो कॉस्ट है वो स्टैंडर्ड से ज्यादा आई तो मेरे प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, तो वो मेरे लिए अनफेवरेबल हो गया, वो मुझे लॉस कर रहा है। भाई प्रॉफिट्स कम होना मतलब मेरे लिए लॉस। और फेवरेबल क्या हुआ? मतलब जो प्रॉफिट्स दे रहे हैं हमको, भाई मैंने स्टैंडर्ड जो कॉस्ट सेट करी उससे कम आई मेरी एक्चुअल कॉस्ट, तो मेरे प्रॉफिट्स बढ़ गए। तो ऐसे वेरिएंस मेरे क्या हो जाते हैं? अनफेवरेबल वेरिएंस। ठीक है ना? तो ये आप कह सकते हो कि बेसिकली यहां पे टाइप्स ऑफ वेरिएंसेस हमारे अकॉर्डिंगली निकल के आते हैं। और अगर यहां तक की डिस्कशन ओके है, यहां तक आप संतुष्ट हो, तो नाउ वी कैन फाइनली मूव ऑन टू द प्रैक्टिकल पोर्शन। फाइनली हम प्रैक्टिकल पोर्शन पे मूव ऑन कर सकते हैं। तो आओ, यहां तक हो गया हमारा, ठीक है, थम्स अप आ गया, राइट। तो जल्दी से जल्दी निपटाना है भाई आज क्लास को हमें। तो अब आप फाइनली चाहे तो फ्रेश पेज पे भी डाल सकते हो हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस। कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस, रादर वेरिएंसेस बोलना चाहिए, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस। ठीक है। तो अलग अलग कॉस्ट एलिमेंट के हिसाब से हम अलग अलग टाइप ऑफ वेरिएंस मतलब निकालते रहेंगे। ठीक है, समझ आएगा भी कैसे करना है आपको ये। तो इसमें आप बड़ी बड़ी वन करके हेडिंग लिखना, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। चलो तो इसमें लिखो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो समझ आएगा, धीरे धीरे करना, बस मेरे साथ साथ तसल्ली से लिखते रहना, मैं स्लो स्लो चलूंगा। इसमें आप वन डाल के लिखो, वन डाल के लिखना मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। सर ऊपर भी तो यही लिखा, हाँ हाँ मुझे पता है ऊपर भी यही लिखा, बट 2 मिनट जरा लिखो, अभी समझ आ जाएगा। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, राइट। इसके ब्रैकेट में लिख लो, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको एमसीवी बोल देंगे। पेपर में नहीं बोलना, पेपर में तो पूरा लिखना है, बट यहां पे हम इसको शॉर्ट में एमसीवी बोल देंगे। सिंपली मतलब मैं यहां पे बोल रहा हूं कि ओवरऑल वेरिएंस हम निकाल रहे हैं, यहां पे ओवरऑल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालते हैं। ठीक है, तो बस लिखो मेरे साथ साथ, धीरे धीरे क्लैरिटी आपको आ जाएगी।
एनसीवी इज इक्वल टू, तो यहां से आपके थोड़े फॉर्मूले शुरू होते हैं। तो पहले तो फॉर्मूले को हम थोड़ा सा ऐसे फॉर्म में लिखेंगे कि भाई इससे उसका मीनिंग दिख जाए। तो इसका लिखना स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं लिखवाते दोनों ढंग से रहूंगा, बट आपके काम का जो फॉर्मूला होगा वो नीचे वाला होगा। आपके काम का फॉर्मूला नीचे वाला होगा। तो इसमें लिखो एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी। तो तसल्ली से लिखना भाई, सब धीरे 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 सब क्लियर होता रहेगा, बट फिलहाल बस तसल्ली से लिखना, ठीक है। तो ये क्या है, एस क्यू एस पी, बस ये लिख लो। और आपके लिए मैंने जैसे बोला, आपके लिए मैं सारे फॉर्मूले लिखवाऊंगा, ये फॉर्मूले काम के होंगे और आपको ये फॉर्मूले एक्चुअली लर्न करने, राइट। हालांकि बुक वाले कभी नीचे वाला लगाते थे, बुक वाले कभी कभी ऊपर लगा लेते, बुक वाले अपने हिसाब से चलते हैं, बट हमको एक स्टैंडर्ड मिला, हमें भी अपना ही सिस्टमैटिक, एक कह सकते हो हमें यूनिफॉर्म तरीका फॉलो करना है। तो वी विल बी यूनिफॉर्म। आपको इंस्टीट्यूट का तो पता ही है, उनके मटेरियल में कभी यूनिफॉर्मिटी होती ही नहीं है, कितना ही उनसे लड़ाई कर लो, बट उनका मटेरियल कभी यूनिफॉर्म नहीं होता। तो आप बाद में जाके जब अपने इंस्टीट्यूट के आंसर देखोगे तो आपको दिखेगा भी चीज कि कभी वो ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करते, कभी नीचे वाला। तो दे जस्ट क्रिएट कंफ्यूजन, बट हमें नहीं कंफ्यूजन क्रिएट करनी, हम तो एक अपना सिंगल अपना अप्रोच लगाएंगे, यूनिफॉर्म अप्रोच से सॉल्व करेंगे। तो मैं तो आपको एज अ टीचर आपको नीचे वाला अप्रोच बोलूंगा, फॉलो करना है, वो बेटर समझ भी आएगा और अप्लाई करना थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है। एनीवे, आप इसमें लिखो एस क्यू का मतलब होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी। एक बार लिखवाऊंगा, बाद में आपको अपने आप ही याद रहेगा। एस क्यू मीन स्टैंडर्ड क्वांटिटी। एस पी के नीचे लिखना इट मीन स्टैंडर्ड प्राइस। शॉर्ट फॉर्म यूज किया और कुछ भी नहीं किया। ए क्यू लिखना, ए क्यू के नीचे लिखना एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी। और शायद एपी का मतलब आप समझ गए होंगे, एक्चुअल प्राइस, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, मतलब यही है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई किया तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गई, है ना भाई। आप खुद सोचो, मैंने अगर बोला आपसे लिखना मत, आप बस ऐसे ही थोड़ा सा बस एक आइडिया देने के लिए, मैंने बोला भाई 100 केजी रॉ मटेरियल है मेरा, और पर केजी का जो रेट है, रेट पर केजी है वो मानो 20 रुपए है, ठीक है। मैंने 100 केजी का रॉ मटेरियल यूज करा और रेट जो था उसकी या कॉस्ट ही पर केजी, दैट वाज 20 रुपीज पर केजी। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा टोटल कॉस्ट कितनी है बताओ, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई तो करोगे ना आपस में। आप बोलोगे इसका मतलब टोटल कॉस्ट मेरी 20,000 है। तो वही बात है, तो मैंने पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालना चाहा टोटल, उसके लिए मैंने स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये केजी क्या है, ये क्वांटिटी हो गई, ये प्राइस हो गया, इसी को मैंने प्राइस बोल दिया, जो 20 रुपीज पर केजी इसको प्राइस बोल दिया, सिंपली स्पीकिंग कॉस्ट है, राइट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालने के लिए मैंने क्या करा, मैंने स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस कर लिया। और एक्चुअल कॉस्ट निकालने के लिए मैंने क्या किया, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर दिया विद एक्चुअल प्राइस। ये फंडा है, ठीक है। तो इतना नहीं सोचना, आपको अल्टीमेटली बस ये फॉर्मूले पे, एक फॉर्मूले पे स्टिक करना, राइट। अच्छा, जैसे जैसे मैं काम कर रहा हूं वैसे वैसे करते रहना। तो आप इस पूरे के नीचे कर्ली ब्रैकेट लगाओ। अगर जो इस फॉर्मूले का आंसर, यानी जो वेरिएंस बेसिकली हमने निकाला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, अगर जो इसका आंसर पॉजिटिव में आता है, प्लस में आता है, तो आप बोलोगे ये हो गया फेवरेबल वेरिएंस, फेवरेबल वेरिएंस, ठीक है। फेवरेबल वेरिएंस, फेवरेबल वेरिएंस को हम लोग लिख लो जैसे मैं लिख रहा हूं, इसको हम एफ करके डिनोट कर देते हैं, एफ, एफ मींस फेवरेबल। और अगर इसका आंसर आया नेगेटिव तो हम बोल देंगे अनफेवरेबल वेरिएंस, या अनफेवरेबल वेरिएंस का दूसरा हो गया नाम एडवर्स वेरिएंस। और एडवर्स वेरिएंस को डिनोट करने के लिए हम ए का सिंबल लगा देंगे। सवालों में जब करूंगा तब दिख जाएगा आपको। तो हेयर ऑनवर्ड्स मतलब मैं बार बार अब इतना बड़ा बड़ा ना लिख के मैं यही यूज करूंगा, एफ एंड ए। आपको अब ये बस याद रखते रहना है कि एफ मींस फेवरेबल है,
ए मींस एडवर्स है। तो अगर इस फॉर्मूले का आंसर प्लस में है तो फेवरेबल, माइनस में है तो एडवर्स। समझ आ गई बात? तो बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जैसे जैसे लिख रहा हूं लिखते भी रहना है और आपको थोड़ा सा धीरे धीरे दिमाग में चीजें घुसानी भी है। दूसरी बात, इसी के नीचे सितारा डाल के लिखो, हमने बोला स्टैंडर्ड क्वांटिटी, शॉर्ट में एसक्यू। इसका मीनिंग क्या होता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब होता है, लिख लो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझोगे तो आगे क्वेश्चंस में आप अटकोगे। स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, ठीक है? जब क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें ज्यादा आपको बेहतर समझ आएगा, बट अब मैं इसको समझाने के लिए आपको बता देता हूं। आप मत लिखना, आप तो बस इतना ही लिख के खत्म कर देना, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि इसका मतलब क्या होता है। मानो भाई मैं प्रोडक्ट एक बनाता हूं जिसका नाम है प्रोडक्ट ए। मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूं जिसका नाम है प्रोडक्ट ए, और ये बनाने के लिए मेरा रॉ मटेरियल मुझको लगता है रॉ मटेरियल एक्स, रॉ मटेरियल एक्स, ठीक है? मैंने बोला कि रॉ मटेरियल एक्स जो मेरा कंजम्पशन है, मेरा एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए बनाने के लिए मेरा जो रॉ मटेरियल एक्स का कंजम्पशन है वो कितना होना चाहिए? मानो 5 यूनिट होना चाहिए, 5 यूनिट ऑफ एक्स। मेरी बात समझ में आ रही है कि भाई एक यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट ए बनाने के लिए मेरा 5 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल एक्स लगता है। ये मैंने स्टैंडर्ड कंजम्पशन सेट कर दी, इसको मैं कंजम्पशन बोलता हूं, स्टैंडर्ड कंजम्पशन, ठीक है? अच्छा, फिर मैंने एक और अनुमान लगाया, मैंने बजट किया कि मेरा बजट ये है कि एक्चुअल जो मेरी प्रोडक्शन होगी, एक्चुअल नहीं लिखता, छोड़ दो एक्चुअल वर्ड से आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं सीधा बोल देता हूं। मैंने बजट किया कि जो मेरी प्रोडक्शन होगी प्रोडक्ट ए की, वो मानो होगी 10,000 यूनिट्स, मतलब 10,000 यूनिट्स में फिनिश प्रोडक्ट के बनाऊंगा। तो मुझे बताओ, मैंने स्टैंडर्ड सेट करा कि भाई मेरा रॉ मटेरियल एक्स का कंजम्पशन होगा पर यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट 5 यूनिट, और मैंने बजट लगाया है कि मैं 10,000 यूनिट बनाऊंगा फिनिश प्रोडक्ट के। तो इसके हिसाब से मेरा बताओ कितना रॉ मटेरियल लगना चाहिए, कितना रॉ मटेरियल लगना चाहिए? क्या आप मुझे बता सकते हो कि रॉ मटेरियल एक्स का कितना कंजम्पशन होना चाहिए? 5 यूनिट्स पर यूनिट होता है, मल्टीप्लाइड बाय 10,000 यूनिट्स। इसका मतलब मेरा रॉ मटेरियल कितना लगना चाहिए? 50,000 यूनिट। मेरी बात, इस बात से एग्री करते हो आप? ठीक है, तो दैट मीन्स मैं अनुमान लगा रहा हूं कि भाई 50,000 यूनिट मेरे रॉ मटेरियल का कंज्यूम होगा। भाई जब मैं मटेरियल बोलता हूं तो आई टॉक अबाउट रॉ मटेरियल, नॉट फिनिश प्रोडक्ट। हम तो ये मटेरियल कॉस्ट में रॉ मटेरियल की बात करते हैं। तो मैं ये अनुमान लगा रहा हूं कि भाई 50,000 यूनिट मेरे रॉ मटेरियल की कंजम्पशन रहेगी। तो देखो भाई, अब ध्यान से बात समझना, ये जो 50,000 यूनिट मैंने बोला ना, ये 50,000 यूनिट जो है इसको मैं बोलता हूं बजटेड क्वांटिटी। क्या बोलता हूं? बजटेड क्वांटिटी। ये मैंने बजट किया है कि कितना रॉ मटेरियल मेरा कंज्यूम होगा, ठीक है? और ये बजट करने के लिए मैंने क्या किया? मैंने स्टैंडर्ड कंजम्पशन ली और मैंने बजटेड आउटपुट लिया। प्रोडक्शन का मतलब समझ लो आउटपुट। मैंने बजटेड आउटपुट लिया कि भाई मेरी बजटेड आउटपुट 10,000 यूनिट की रहेगी, उसके हिसाब से मैंने बजट लगाया कि मेरा इतना रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा। बट इसको हम बोलते हैं बजटेड क्वांटिटी। अब जो टर्म मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं दैट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। बजटेड क्वांटिटी नहीं लिखा मैंने, जानबूझ के स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिखा है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी का आप देखो क्या मतलब है, और यही डिफरेंशिएशन करने आपको दिमाग में आना चाहिए। अब मैं बोलता हूं कि प्रोडक्ट ए जो था, इसका एक्चुअल जो प्रोडक्शन हुआ, जो एक्चुअल आउटपुट मेरा हुआ, वो हुआ मानो ले लेते हैं ये हम लोग, मानो 12,000 यूनिट हुआ। एक्चुअल आउटपुट मेरा 12,000 यूनिट का हुआ प्रोडक्ट ए का। तो अब मैं पता है क्या सोचता हूं? अब मैं सोचता हूं यार देखो, ये जो मैंने बजटेड क्वांटिटी 50,000 यूनिट की निकाली थी, ये तो मैंने बजटेड आउटपुट के हिसाब से निकाली थी, है ना? लेकिन अब मैं देखता हूं कि देखो, अगर मैंने स्टैंडर्ड कंजम्पशन 5 यूनिट की सोची थी कि मेरा मटेरियल 5 यूनिट का कंज्यूम होना चाहिए 1 यूनिट ऑफ आउटपुट के लिए,
तो इसके हिसाब से अगर मैंने 12,000 यूनिट बनाए, अगर मेरा यही कंजम्पशन, मैं स्टैंडर्ड कंजम्पशन को फॉलो करूंगा, तो मेरा कितना मटेरियल लगना चाहिए, मेरा कितना मटेरियल लगना चाहिए? तो मैं बोलता हूं भाई 5 यूनिट की मेरी स्टैंडर्ड कंजम्पशन थी, मल्टीप्लाइड बाय, मैं अब ये चेक कर रहा हूं कि एक्चुअल आउटपुट के लिए मेरी स्टैंडर्ड कंजम्पशन कितनी होनी चाहिए थी। यहां तो मैंने स्टैंडर्ड कंजम्पशन बजटेड आउटपुट पे ली, अब मैं देख रहा हूं कि मेरी एक्चुअल आउटपुट पे स्टैंडर्ड कंजम्पशन अगर मैं लूंगा, तो इस हिसाब से इसका मतलब मेरी 60,000 यूनिट का रॉ मटेरियल लगना चाहिए था फॉर एक्चुअल आउटपुट ऑफ 12,000 यूनिट। मेरा 60,000 यूनिट का रॉ मटेरियल लगना चाहिए था फॉर एक्चुअल आउटपुट ऑफ 12,000 यूनिट। तो बच्चों इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मेरी बात समझ में आई? ये डिफरेंस समझना जरूरी है। एक बार बताऊंगा, जब लेबर कॉस्ट की बात करेंगे वहां पे भी सेम चीज होगी, तो इसलिए एक बार ये टर्म समझना जरूरी है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी का देखो मतलब क्या है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, नॉट बजटेड प्रोडक्शन। क्योंकि स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर बजटेड प्रोडक्शन अगर होगा तो उसको हम बोलते हैं बजटेड क्वांटिटी, जबकि यहां पे हमें बजटेड क्वांटिटी नहीं चाहिए होती, हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए होता है कि भाई एक्चुअल जो हमने प्रोडक्शन किया उसके लिए मेरी कितनी क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल लगनी चाहिए थी। कि मैंने अगर अपना 5 यूनिट का कंजम्पशन का रेट सेट कर रखा था, स्टैंडर्ड बना रखा था, तो इसके हिसाब से 12,000 के आउटपुट के लिए कितना रॉ मटेरियल लगना चाहिए था, ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मुझे बताओ ये टर्म अब समझ आई? स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब आपको समझ आया? चलो ठीक है, बाकी अब फिर क्वेश्चंस में हम लोग जब अप्लाई करेंगे तो और क्लियरली दिख ही जाएगा आपको। बाकी हम वापस आते हैं, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का एक बार फॉर्मूला देख लो। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस, ठीक है ना। अब देखो इस मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को हम क्या करते हैं और फर्दर तोड़ देते हैं फॉर द पर्पस ऑफ बेटर एनालिसिस। कि मैंने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस तो निकाल दिया, इसको हम फर्दर बाइफरकेट कर देते हैं दो और वेरिएंसेस में। मतलब टोटल वेरिएंस तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है, इसके हम भाग निकाल लेते हैं, इसको तोड़ लेते हैं दो वेरिएंसेस में। एक होता है, अब ये आपको नोट भी करना है, जो ब्लैक पेन से मैं लिखता हूं आपको मोस्टली नोट ही करना होता है। तो एनीवे इसको हम फर्दर दो वेरिएंसेस में तोड़ लेते हैं। एक होता है आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एमपीवी। क्या बोलते हैं? एमपीवी। और दूसरा होता है आपका मटेरियल यूजेज वेरिएंस, इसको हम शॉर्ट में बोल देंगे एम यूवी। एमयूवी, एमपीवी एंड एमयूवी, ठीक है। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस तो हमने ये निकाला, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस तो जो हमने निकाला वो ये वाला फॉर्मूला लगा के निकाला। अब इसके हम फर्दर दो भाग बना लेते हैं बेसिकली। तो इट सिंपली मींस मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस एमसीवी इज इक्वल टू एमपीवी प्लस एमयूवी, राइट। तो मैं यहां पे भी लिख देता हूं, इट मींस एमसीवी इज इक्वल टू एमपीवी प्लस एमयूवी, ठीक है जी, राइट। तो हमने बेसिकली मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के दो भाग निकाल लिए, एमपीवी और एमसीवी, ठीक है, एमयूवी सॉरी। अच्छा, अब एमयूवी की अगर मैं बात बोलूं, अब यहां से देखो थोड़ी बारीकी और कॉम्प्लिकेशन अराइज होने लग जाती है। कभी कभी हम इस एमयूवी को और दो हिस्सों में तोड़ देते हैं। मतलब हम ऑलरेडी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के दो हिस्से निकाल रहे हैं, एक मटेरियल प्राइस वेरिएंस, एक मटेरियल यूसेज वेरिएंस। और कभी कभी हम लोग इस मटेरियल यूसेज वेरिएंस को और फर्दर दो हिस्सों में बाइफरकेट कर लेते हैं, इसके और कैटेगरी बना लेते हैं। तो अब मैं इसको ए करके लिख देता हूं। ए हो गया मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, शॉर्ट में बोल देंगे एमएमवी, ठीक है। और दूसरा हो गया मटेरियल यील्ड वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। इसका एक और नाम होता है, दूसरा नाम भी लिख लो,
मटीरियल सब यूजेज वेरिएंस, मटीरियल सब यूजेज वेरिएंस। बात समझ में आ गई? तो इसको क्या शॉर्ट में बोल देंगे, इसको हम शॉर्ट में बोल देंगे MYV, MYV शॉर्ट में बोल देंगे। तो कभी कभी मैंने बोला कि हम इस मटेरियल यूजेज वेरिएंस को फर्दर दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं, MMV यानी मटेरियल मिक्स वेरिएंस, और MYV यानी मटेरियल यील्ड वेरिएंस, जिसका दूसरा नाम होता है मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस। यानी मैं यहां पे फिर से बोल सकता हूं कि मटेरियल यूजेज वेरिएंस इज इक्वल टू MUV इज इक्वल टू MMV प्लस MYV। ठीक है, लेकिन कभी कभी होता है, ये हमेशा नहीं होता। तो सर सवाल उठा कभी कभी मतलब क्या, ये तो बता दो कभी कभी मतलब क्या। ये वाली जो बाइफरकेशन आपने करी, ये वाली बाइफरकेशन हमें कब करनी है? तो इसके अराउंड कोशिश करो दूसरे पेन से ऐसी बादल बना दो, पूरा इसको घेर लो, ताकि क्लियर रहे कि हम इस दोनों वेरिएंस की बात कर रहे हैं। तो ये कभी कभी वाला काम हमें तब करना है, लिख लो, व्हेन more than when more than two types, sorry, more than one type, more than one type of material is used। अगर आप दो तरह के मानो या दो से ज्यादा तरीके के आप रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो, उस केस में आपको यह बाइफरकेशन करना है MMV MYV। जैसे मैंने अपने एग्जाम्पल में बोला था कि मैं फिनिश प्रोडक्ट कोई ए बना रहा हूं, उसके लिए एक रॉ मटेरियल यूज कर रहा हूं एक्स। अगर मैं बोलता हूं मैं फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए दो रॉ मटेरियल यूज कर रहा हूं, एक्स भी यूज कर रहा हूं और एक रॉ मटेरियल वाई भी यूज कर रहा हूं, तो ऐसे अगर सिचुएशन आएगी, ऐसा सिनेरियो आएगा, फिर आपको मटेरियल यूजेज वेरिएंस को भी दो हिस्सों में और तोड़ देना है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ठीक है, तो आप भी ऐसा फ्लो चार्ट बना लो। ये एकदम क्रक्स हो गया कि पूरा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ऐसे तोड़ के निकला। तो बेसिकली एक मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हो गया, एक मटेरियल प्राइस वेरिएंस हो गया, एक मटेरियल यूसेज वेरिएंस हो गया। मटेरियल यूसेज वेरिएंस के फर्दर दो कैटेगरीज बन गई, एक मटेरियल मिक्स वेरिएंस और एक मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला तो ऊपर लिखवा दिया, अब बस बाकी वेरिएंसेस जो मैंने यहां पे लिखे उसके फॉर्मूले लिख देंगे, तो आपका काम समाप्त हो जाएगा। बट पहले इसको पहले बना लो, फिर ही आगे बढ़ूंगा मैं। स्टेप बाय स्टेप चलना है हमको। ठीक है जी, ओके, डन हो गया। तो आओ, तो अब जैसे जैसे मैंने यहां नंबर लिखा, मैं वैसी वैसी नंबर लिख लेता हूं। तो इसको ऐसे 1 डाल के लिखो, 1 1 मटीरियल प्राइस वेरिएंस। तो अब आपको क्लियर रहेगा कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस कहां से उठ के आ रहा है, मतलब इसकी प्लेसमेंट कहां है, शॉर्ट में MPV। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी लिख लो, MPV इज इक्वल टू, तो पहले तो फर्जी फॉर्मूला लिखेंगे हमारे लिए, जो फर्जी रहेगा, कॉन्सेप्चुअली फर्जी नहीं है बट हमारे लिए फर्जी रहेगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल कॉस्ट, माइनस एक्चुअल कॉस्ट। या फिर हमारे लिए जो ज्यादा मतलब का फॉर्मूला है वो लिखो, AQ मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में SP माइनस AP, AQ मल्टीप्लाइड बाय SP माइनस AP। ठीक है, AQ इंटू SP माइनस AP। चलो ठीक है,
ए क्यू के नीचे आप थोड़ा सा बादल बनाना, ए क्यू के अराउंड, ए क्यू के अराउंड आप थोड़ा सा बादल बनाओ और इसके नीचे एक पॉइंट लिख लो, कभी कभी इसकी क्योंकि हमें जरूरत पड़ जाती है, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेस्ड, एक्चुअल क्वांटिटी of material purchased, full stop. If it is not given, if it is not given in question, if it is not given in question, then we use quantity of material consumed. ठीक है, तो ये जब क्वेश्चन में आएगा पॉइंट तभी बताऊंगा मैं, अभी बस आप फिलहाल बस लिख लो इसको, राइट। अभी के लिए बस मेन फॉर्मूले पे फोकस करना है, ए क्यू मल्टीप्लाइड बाय एस पी माइनस एपी। तो बेसिकली हम यहाँ पे मैं आपको बस इजी वे में बता देता हूं कि हमने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस तो टोटल निकाल लिया, सिंपली स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अब हम एनालाइज करते हैं कि ये जो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट का वेरिएंस आया, मतलब मटेरियल कॉस्ट का टोटल जो वेरिएंस आया, हमें क्या करना है, हमें रीजंस आइडेंटिफाई करने कि क्यों आया। तो हम चेक करते हैं कि भाई कुछ वेरिएंस तो इसलिए आया होगा क्योंकि मटेरियल के प्राइस में बदलाव हुआ होगा, कि हमने स्टैंडर्ड प्राइस कुछ और सोचा था बट एक्चुअली प्राइस कुछ और लगा। मैंने सोचा था भाई मेरी मटेरियल की प्राइस होगी 10 रुपए पर केजी, बट एक्चुअल जब मैं खरीदने गया मटेरियल तो प्राइस आ गई 12 रुपए पर केजी। ठीक है, या तो मतलब कुछ तो वेरिएंस आया होगा आपका बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस, मतलब ये बोलने की बात है कि भाई स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस में डिफरेंस था, इस वजह से प्राइसेस के डिफरेंस की वजह से कुछ वेरिएंस अराइज हुआ। तो इसलिए हमने ये निकालने के लिए मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकाल लिया। ठीक है, और जो दूसरा वेरिएंस है मटेरियल यूजेज वेरिएंस, ये वो वेरिएंस है जो कॉस्ट में आया बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन एक्सपेक्टेड कंजम्पशन। जो कंजम्पशन हमने सोची थी होनी चाहिए थी और जो एक्चुअल मटेरियल की कंजम्पशन आई, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन कंजम्पशन हमारा कुछ कॉस्ट का वेरिएंस उस वजह से आया। तो वो होता है आपका मटेरियल यूजेज वेरिएंस। ठीक है, तो बिल्कुल शॉर्ट वे में बता रहा हूं आपको, मतलब है ऑब्वियसली सारे वेरिएंसेस का अपना कुछ रेलिवेंस है ऑब्वियसली, तो इसलिए वो रेलिवेंस आपको बस थोड़ा सा बता रहा हूं। तो आप सेकंड लिख लो मटेरियल यूजेज वेरिएंस। तो ये नाम से भी क्लियर हो रहा है यूजेज वेरिएंस, कि मटेरियल का जो आप कंजम्पशन कर रहे हो, यूज कर रहे हो, उस कंजम्पशन में के पैटर्न में या एक्सपेक्टेड कंजम्पशन में जो डिफरेंस आया। मैंने सोचा था कि एक्चुअल जो मेरी स्टैंडर्ड कंजम्पशन रहेगी वो 5 यूनिट पर यूनिट ऑफ आउटपुट की रहेगी, बट एक्चुअल कंजम्पशन कुछ और आ गई। तो इस वजह से भी तो मेरा कॉस्ट डिफरेंस आया होगा, कि जो मेरी मटेरियल की कॉस्ट लग गई वो इसमें वजह से भी डिफरेंस आया होगा कि भाई मैंने कंजम्पशन ही अलग से ढंग से करी। तो थोड़ा डिफरेंस आया बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन प्राइस, थोड़ा डिफरेंस आया बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन कंजम्पशन। तो हम क्या कर रहे हैं, हम टोटल कॉस्ट के वेरिएंस को तोड़ रहे हैं कि प्राइस की वजह से कितना वेरिएंस आया और कंजम्पशन की वजह से कितना वेरिएंस आया। अकॉर्डिंगली फिर हम ये दो बाइफर्केशन कर रहे हैं, ये इसके पीछे का लॉजिक है। ठीक है, तो एनीवे मटेरियल यूसेज वेरिएंस ये भी लिख लो कैसे निकालते। तो पहले तो वही नकली तरीका जो हमारे काम का नहीं रहेगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस तो ऐसा लिखो स्टैंडर्ड कॉस्ट, इसके आगे लिख लो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, है ना, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी। इसलिए मैं कह रहा हूं नकली तरीका, ये अंग्रेजी देख के ना थोड़ा ये कंफ्यूजिंग, ये अप्लाई करना मुश्किल होता है। एप्लीकेशन करने के लिए हमारे लिए सिंपल वाला तरीका जो रहता है, जो और के नीचे लिखेंगे, जो हमारे काम का तरीका है। और वैसे भी देखो भाई ऑलरेडी इतने सारे फॉर्मूले हैं, एक ही वेरिएंस के अगर हम डबल डबल फॉर्मूले याद रखने लग जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, पॉसिबल नहीं है इतने सारे फॉर्मूले लर्न करना। इसलिए मैं आपको सीधा सीधा बस एक तरीका सिखा रहा हूं, बस सीधा सीधा स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी।
ठीक है ना। स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। इसमें भी एक काम करना, ए क्यू के नीचे बस अभी के लिए लिख लो, जब पॉइंट आएगा तब बताऊंगा, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड। कोशिश करनी है मटेरियल यूज यहां पे लेके चले, बाकी जो क्वेश्चन में पॉइंट्स आएंगे तो वो तो वहां पे ही दिखा पाऊंगा, बट ठीक है अभी के लिए बस कॉन्सेप्चुअली बातों को लिख रहे हैं। ठीक है, मटेरियल यूजेज वेरिएंस। और अब ये देखो दोबारा नहीं बताऊंगा यार, इतनी कॉमन सेंस लगानी। जब मैंने ओवरऑल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में आपको बोला था कि आंसर प्लस में आए तो फेवरेबल है, माइनस में आए तो एडवर्स है, तो अब इंडिविजुअली हर वेरिएंस में मैं आपको ये नहीं लिखवाता रहूंगा। अब ये अंडरस्टूड है कि भाई जो भी है प्लस में आए तो क्या है और माइनस में आए तो क्या है, या एक काम करो लिख लो आप। तो ये बात आप लिख लो, दोनों वेरिएंसेस के लिए बात आप लिख लो। तो दोनों वेरिएंसेस के लिए आप बड़ा सा ब्रैकेट लगा लो, अंडरस्टूड है। वैसे तो कॉमन सेंस लगाओगे तो अंडरस्टूड है, बट फिर भी लिख लो, बाद में कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए। आंसर प्लस में आए तो हमने बोला, मैं बस शॉर्ट में लिख रहा हूं फेवरेबल एफ, अगर माइनस में आंसर आए तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ए मतलब एडवर्स। तो ये बात आप ऐसे करके यहां पे चाहे तो नोट कर लो। ठीक है, इसके बाद तो यहां से आप फ्लो चार्ट में देख लो मैंने मटेरियल कॉस्ट का वेरिएंस का फॉर्मूला लिखवा दिया, इसका लिखवा दिया, इसका लिखवा दिया। अब इसके जो दो छोटे भाग है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस, इसका भी फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो जैसे जैसे ऊपर फ्लो चार्ट में नंबरिंग डाली वैसी वैसी नंबरिंग डाल लेना, ए करके लिखना मटेरियल मिक्स वेरिएंस। हालांकि आज तो आई डोंट थिंक सो हम ये वाले वेरिएंस कैलकुलेट कर पाएंगे, प्रोबेबली वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, MMV। बट ठीक है, लिखने का काम मैं पहले करवा देता हूं कि बाद में एक साथ ही फिर बाद में आप क्वेश्चन सीधा सीधा कर पाओगे, राइट। तो लिख लो MMV इज इक्वल टू, पहले फर्जी फॉर्मूला लिख लो, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड प्रपोर्शन, इन स्टैंडर्ड प्रपोर्शन माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल प्रपोर्शन, इन एक्चुअल प्रपोर्शन। ये तो अंग्रेजी है, ठीक है, फॉर्मेलिटी के लिए लिखवा रहा हूं, बट मेन जैसा कि आपको समझ ही आ गया कि हमारे लिए नीचे वाला फॉर्मूला होगा। तो इसमें लिखो स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय RSQ माइनस AQ, RSQ माइनस AQ। ठीक है, SP मतलब स्टैंडर्ड प्राइस, AQ मतलब एक्चुअल क्वांटिटी, व्हाट इज RSQ, ये कुछ नया टर्म आ गया तो इसके अराउंड बादल लगा लो और इसके नीचे लिख लो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी फुल फॉर्म हो गया RSQ का। इसका मतलब क्या है, मतलब भी यही लिख लो, दैट इज एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड प्रपोर्शन। लिख लो भाई, अब देखो बहुत ज्यादा अभी नहीं समझा पाऊंगा, जब तक क्वेश्चंस की जानकारी फिगर्स वगैरह सामने नहीं होगी आपको समझ भी नहीं आएगा। तो अभी लिख लो एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड प्रपोर्शन। ठीक है, बाकी इसका मतलब आ जाएगा समझ, तसल्ली से बस लिख लो फिलहाल। तो बस इतना ही है आपका MMV मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला, और बी करके भी लिख लो फाइनली मटेरियल यील्ड वेरिएंस, ब्रैकेट में इसका दूसरा नाम भी लिख लो, पता होना चाहिए, मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस।
मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस। ठीक है, इसके शॉर्ट में मतलब हम इसको क्या बोलेंगे, MYV, MYV मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लिख लो, MYV इज इक्वल टू, पहले वही बकवास फॉर्मूला, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट of actual quantity in standard proportion। या फिर ज्यादा सिंपल फॉर्म में इसका फॉर्मूला SP इंटू SQ माइनस RSQ। ठीक है, अब SQ क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, SP स्टैंडर्ड प्राइस है, और RSQ क्या है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ऑलरेडी ऊपर लिखवा चुका, दोबारा नहीं लिखेंगे। तो बस ये आपके मटेरियल यील्ड वेरिएंस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला हो गया। अंडरस्टूड है, वही बात है, फिर से बड़ा बड़ा करली ब्रैकेट लगा लो, दोनों भी वेरिएंस है इसके लिए, सेम बात। प्लस में आंसर आए तो फेवरेबल, माइनस में आंसर आए तो एडवर्स। दैट्स इट। तो कॉन्सेप्ट मोर और लेस कह सकते हो इतना ही है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का। चलो, तो अब पहले तसल्ली से यहां तक लंबी सांस ले लो, यहां तक लंबी सांस ले लो, फिर एक दो क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, तो ये हो जाए तो अब अपने स्टडी मैट पे आ जाना, बुक पे आ जाना, और बिल्कुल बेसिक इलस्ट्रेशन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। चलो, पेज नंबर 13.18 है, आप देख लेना अपनी बुक में अकॉर्डिंगली। चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 1 तो पढ़ते क्या कहता है, द स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल फिगर्स ऑफ प्रोडक्ट Z आर एज अंडर। ठीक है, ये बहुत ही टुच्चा क्वेश्चन है, मतलब बस एक वार्म अप करने के लिए कर रहे हैं हम लोग। एक स्टैंडर्ड जानकारी दे रखी है, एक एक्चुअल जानकारी दे रखी है। मटेरियल क्वांटिटी है स्टैंडर्ड 50 यूनिट्स, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल 45 यूनिट्स, एक्चुअल क्वांटिटी। मटेरियल प्राइस स्टैंडर्ड है 1 रुपीज, तो दिस इज स्टैंडर्ड प्राइस, और एक्चुअल है 0.8 रुपीज, ये होगी एक्चुअल प्राइस। आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस निकालने हैं। ठीक है ना, तो आओ जब वो कह रहे हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस निकालो, तो जितने भी वेरिएंस आप निकाल सकते हो रिलेटिंग टू मटेरियल कॉस्ट, मतलब मैंने जैसे आपको सीक्वेंस में लिखवाया ऊपर कॉन्सेप्ट में, आपको वैसे वैसे निकालना है। तो देखो, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस तो निकलेगा ही निकलेगा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकलेगा ही निकलेगा, मटेरियल यूजेज वेरिएंस निकलेगा ही निकलेगा। अब जो मटेरियल यूजेज वेरिएंस जो फर्दर दो वेरिएंस में बटा हुआ था, मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस, वो तभी न लगेगा जब आपके पास मोर देन वन टाइप ऑफ मटेरियल हो। अब अगर इस क्वेश्चन में देखोगे टुच्चा सा 2 लाइन का तो क्वेश्चन नहीं है, इसमें कहां 2 मटेरियल की कहानी है, नहीं है ना, यहां तो एक ही मटेरियल की कहानी है। जब 2 मटेरियल की कहानी होगी तो आपको पता लग जाएगा, करेंगे हम क्वेश्चन तो आपको 2 अलग अलग मटेरियल की कहानी दिख जाएगी, तो वहां में हम लोग वो 2 वेरिएंस निकालेंगे, यहां हमें वो जरूरत नहीं है। बट जब वो आपको बोलेगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस निकालो, तो आपको सारी वेरिएंसेस निकालने जो आप निकाल सकते हो, जो अप्लाई होते हैं, राइट। तो अब देखो कैसे कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। हर बारी फॉर्मूला लिखना है भाई, याद रखना, चेक करते रहना। अभी आप अपने नोट से भी चेक करते रह सकते हो। SP इंटू SQ माइनस AP इंटू AQ, SP इंटू SQ माइनस AP इंटू AQ,
तो इस क्वेश्चन में कोई ज्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं, सब कुछ डायरेक्टली दे रखा है। देखो मैंने यहाँ लिख भी दिया था, एस क्यू ये रहा, एस पी ये रहा, ए क्यू ए पी, बस इनको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया ₹1 × 50 माइनस ₹0.8 × 45। तो मैं लिख भी देता हूं, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, ये एक्चुअल क्वांटिटी है, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 50 माइनस ये कितना आता है 45 × 0.8 कितना होता है 36। तो ये देखो 14 आ गया, ये रुपीस में आंसर आता है, याद रखना। ऑब्वियसली सब कुछ हम रुपीस में निकाल रहे हैं, और प्लस में आया अगर आप देखोगे तो इसको आप क्या बोल दोगे, फेवरेबल वेरिएंस। तो इस तरह से हम एफ लिख देते हैं टू डिनोट कि दिस इज अ फेवरेबल वेरिएंस, ठीक है। अच्छा, दूसरा वेरिएंस हम निकालेंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, तो मटेरियल प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, तो फॉर्मूला बार बार लिखते रहना है, ए क्यू इंटू एस पी माइनस ए पी, सिंपल, ए क्यू इंटू एस पी माइनस ए पी। तो ए क्यू कितना है, सब कुछ ऊपर ही लिखा हुआ है, ए क्यू चेक कर लो, ए क्यू 45 यूनिट्स है, मल्टीप्लाइड बाय एस पी कितना है 1 है, माइनस ए पी कितना है 0.8 है। तो ये बस सॉल्व कर लेना, 45 × 0.2, 45 × 0.2, अगेन आंसर प्लस में आ रहा है, 9 रुपीज है, तो प्लस का मतलब फेवरेबल, प्लस का मतलब फेवरेबल। पॉइंट क्लियर हो गया। फिर थर्ड लिखना, थर्ड एम यू वी, मटीरियल यूजेज वेरिएंस। अगेन फॉर्मूला लिख लो पहले, एस पी इंटू एस क्यू माइनस ए क्यू, एस पी इंटू एस क्यू माइनस ए क्यू, बस पुट कर लो। एस पी स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 1 रुपीज था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना था 50 था, माइनस 45 एक्चुअल क्वांटिटी, तो 1 × 5 दैट इज अगेन आंसर प्लस में, तो ये आ गया फेवरेबल। तो ऐसे आपको वेरिएंसेस बेसिकली निकालने होते हैं, और फिर आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। यू कैन वेरीफाई, कैसे वेरीफाई करोगे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हमारा आया 14 रुपए फेवरेबल। मैंने आपको क्या बोला, इसके दो हिस्से होते हैं, एक होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस हमने कितना निकाला, मटेरियल प्राइस वेरिएंस देख लो 9 रुपए फेवरेबल निकाला, 9 रुपए फेवरेबल, और मटेरियल यूसेज वेरिएंस कितना निकाला 5 रुपए अगेन फेवरेबल निकाला। तो देख लो भाई 9 + 5 14 प्रूव हो गया। तो 14 रुपए का वेरिएंस है टोटल, फेवरेबल आया, अच्छी बात है। हम इसको ब्रेक कर रहे हैं कि भाई प्राइस की वजह से, क्योंकि प्राइजेस हमारे लिए फेवरेबल हो गई भाई, 1 रुपए का हमने स्टैंडर्ड प्राइस रखा था लेकिन एक्चुअल तो कम आ गया ना 0.8, तो उसकी वजह से हमारा 9 रुपए का फेवरेबल वेरिएंस आया। और बाकी कंजम्पशन हमने क्योंकि अच्छी करी भाई, हमारी कंजम्पशन होनी चाहिए थी, हमारी स्टैंडर्ड था 50 यूनिट का, बट एक्चुअल हमने करी 45 यूनिट, कम हमने कंज्यूम कर लिया, कम कंजम्पशन करके हमने काम चला लिया, तो हमारी कंजम्पशन भी अच्छी रही, इस वजह से हमारा 5 रुपए का यहां फेवरेबल वेरिएंस आया। तो कॉस्ट के मामले में हमने 9 रुपए का फायदा किया बिकॉज हमारी प्राइस कम हो गई, और 5 रुपए का फायदा हुआ बिकॉज हमने फेवरेबली कंज्यूम करा मटेरियल को। तो ये पर्पस होता है डिफरेंट वेरिएंसेस निकालने का। समझ आई बात, ओके हो गई ये वाली बात। ठीक है, गुड, वेरी गुड। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 2। आओ, अब ये थोड़ा एक बेटर क्वेश्चन है, थोड़ा जहां पे हल्का सा आपकी क्लैरिटी आएगी चीजों की, और थोड़ा सा आपको चीजों को अप्लाई भी करना पड़ेगा। है ये भी आसान और छोटा सा क्वेश्चन वैसे। तो देखो क्या कह रहा है, NXE मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फिर वही स्टैंडर्ड, एक्चुअल। अब यहां पे थोड़ा केयरफुली पढ़ना, मटीरियल फॉर 70 kg ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स 100 kg, क्या मतलब है, इस इंफॉर्मेशन को समझना जरूरी है।
इसका मतलब ये है कि हमने क्या स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कि 100 केजी के रॉ मटेरियल को यूज करके हमारा 70 केजी का आउटपुट निकलना चाहिए। फिर रिपीट कर रहा हूं, 100 केजी का मटेरियल यूज करके हमारा 70 केजी का एक्चुअल प्रोडक्शन होना चाहिए। यह हमने स्टैंडर्ड सेट करा है, राइट। फिर आया प्राइस ऑफ मटेरियल, ये तो सीधा सीधा स्टैंडर्ड प्राइस हो गया, मैं यही लिख देता हूं। फिर एक्चुअल में देख लो, एक्चुअल आउटपुट है 2,10,000 केजी। भाई जब आउटपुट की बात होती है तो मटेरियल का आउटपुट थोड़ी ना होता है, ये फिनिश प्रोडक्ट की बात कर रहा है, फिनिश गुड्स की बात कर रहा है कि हमारा प्रोडक्शन जो हुआ वो हुआ 2,10,000 केजी का। ये 2,10,000 केजी का प्रोडक्शन करने के लिए हमने कितना मटेरियल यूज करा? 2,80,000 केजी का मटेरियल यूज करा। पॉइंट क्लियर हो रहा है? हमने ये मटेरियल यूज करा कितना? 2,80,000 केजी का मटेरियल हमने एक्चुअली में यूज करा टू प्रोड्यूस 2,10,000 केजी ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन या एक्चुअल आउटपुट। कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो टोटल आई, ये टोटल कॉस्ट बता रहा है भाई, ध्यान से देख लेना, है ना भाई। प्राइस अगर होता तो पर केजी लिखा होता ना, पर केजी नहीं, उसने टोटल कॉस्ट बोला मटेरियल का जो हमारा आया वो था 2,52,000, मतलब 2,80,000 केजी का जो मटेरियल हमने यूज करा, इसका जो ओवरऑल कॉस्ट था वो था 2,52,000। आपको निकालना है मटेरियल यूसेज वेरिएंस, आपको निकालना है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, आपको निकालना है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। चलो आओ, तो सबसे पहले जो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझ आएगा वो है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एसक्यू। एसक्यू का मतलब मैंने क्या बताया था, एक बार वापस से लिख लेता हूं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट या एक्चुअल प्रोडक्शन, कुछ भी बोल सकते हो। तो यहां पे आपको बस चेक करना है कि अगर मैंने बोला था कि 100 केजी के मटेरियल से 70 केजी का आउटपुट आना चाहिए, तो प्रोपोर्शनेटली 2,10,000 केजी के आउटपुट में कितना क्वांटिटी ऑफ मटेरियल लगना चाहिए? बन गई आपकी सिंपल मैथ्स। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो मैंने बोला था 100 केजी का मटेरियल लगना चाहिए फॉर 70 केजी आउटपुट, और एक्चुअल आउटपुट मेरा कितना हुआ है? 2,10,000 केजी का। एक्चुअल आउटपुट मेरा कितना हुआ है? 2,10,000 केजी का। तो मैं देख रहा हूं कि भाई अगर 100 केजी का, अरे भाई अगर 100 केजी का मेरा मटेरियल लगना चाहिए था फॉर 70 केजी आउटपुट, तो 2,10,000 केजी पे कितना? ठीक है, 100 केजी 70 केजी के आउटपुट के लिए, तो प्रोपोर्शनेटली एक्चुअल आउटपुट जो मेरा 2,10,000 का है उसके लिए कितना? समझ आई मेरी बात? तो ये चेक कर लो कितना है, 100 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 2,10,000, तो ये आ रहा है कितना? 3 लाख आ रहा है, एग्जैक्टली 3 लाख आ रहा है, 3 लाख केजी। तो यानी कि जो मैंने कंजम्पशन का स्टैंडर्ड यूज करा था या सेट करा था, उसके हिसाब से मेरा 3 लाख केजी का रॉ मटेरियल लगना चाहिए था। 3 लाख केजी का रॉ मटेरियल मेरा लगना चाहिए था फॉर एन आउटपुट ऑफ 2,10,000 केजी। ठीक है जी, ये तो आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी की बात हो गई। बाकी चीजें भी लिख लो। स्टैंडर्ड प्राइस तो बहुत आसान है, स्टैंडर्ड प्राइस तो डायरेक्टली गिवन है, 1 रुपीज पर केजी, 1 रुपीज पर केजी। तो ये तो 1 रुपीज पर केजी है, तो ये एज इट इज लिख लो। अच्छा, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल, तो एक्चुअल रॉ मटेरियल की कितनी क्वांटिटी लगी? 2,80,000। समझ आई बात? एक्चुअल कितना मटेरियल यूज करा हमने? 2,80,000, 2,80,000 केजी। और एक्चुअल प्राइस कितना है? पर केजी निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको टोटल 2,52,000 की कॉस्ट दे रखी है, 2,52,000 की कॉस्ट है। एक्चुअल ये कितने केजी की कॉस्ट होगी? 2,80,000 केजी की कॉस्ट होगी और मटेरियल की कॉस्ट होगी। तो पर केजी आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअल आपको कितनी कॉस्ट पड़ी। तो बस इसी को हम एक्चुअल प्राइस बोल देंगे। तो ये आ रहा है 0.9 रुपीज पर केजी। मुझे बताओ क्या ये कैलकुलेशंस क्लियर हो गई? क्या कैलकुलेशन ओके हो गई है? ठीक है, बस फिर अब तो कुछ बचा नहीं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फॉर्मूला लिखते रहो। तो स्टैंडर्ड
प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। हालांकि उसने जिस सीक्वेंस में पूछा था हमें उस सीक्वेंस में निकालना चाहिए ना, उसने ए में मटेरियल यूसेज वेरिएंस पूछा था। चलो तो फिर हम क्वेश्चन के हिसाब से कर चलते हैं, हालांकि ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्वेश्चन ने जिस सीक्वेंस में पूछा था उसमें करते हैं। तो ए में उसने मटेरियल यूसेज वेरिएंस पूछा था, तो मटेरियल यूसेज का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड प्राइस है 1 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने ऊपर कैलकुलेट करी 3 लाख केजी, 3 लाख केजी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 2,80,000 केजी, दैट्स इट। तो ये तो सीधा सीधा प्लस में आंसर आ रहा है 20,000, ये सीधा सीधा प्लस में आंसर आ रहा है 20,000। प्लस का मतलब क्या हो गया, फेवरेबल, प्लस का मतलब हो गया फेवरेबल। ये हो गया मटेरियल यूसेज वेरिएंस। फिर बी में उसने क्या पूछा था, बी में उसने पूछा था मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस बताओ, तो एमपीवी इज इक्वल टू ए क्यू इंटू एसपी माइनस एपी। बस ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा लर्न करना है, बस और कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्चुअल क्वांटिटी है 2,80,000 के मल्टीप्लाइड बाय एसपी हमारी है 1 रुपीज माइनस एक्चुअल प्राइस हमने ऊपर निकाली 0.9, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 28,000। अगेन पॉजिटिव आ रहा है आंसर, प्लस में आ रहा है, तो ये वेरिएंस भी आप क्या बोल दोगे, फेवरेबल बोल दोगे, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेन जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है उसका फॉर्मूला स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड प्राइस है 1 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी 3 लाख माइनस भाई एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी, इसका टोटल तो हमें ऑलरेडी पता है कितना था, ये 2,52,000, या आप डायरेक्टली लिख लो 2,52,000, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट तो उसने खुद ही निकाल के बोली थी, बताई थी। तो ये आ गया 48,000 आ रहा है शायद, प्लस में आ रहा है, तो ये भी फेवरेबल आंसर आ गया, दिस इज ऑल्सो फेवरेबल। बस सिंपल, ठीक है। बाकी आप वेरिफिकेशन कर सकते हो, बाकी आप लोग वेरिफिकेशन कर सकते हो। तो आपका ओवरऑल जो वेरिएंस आया वो आया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 48,000 फेवरेबल आया। दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, दिस शुड बी इक्वल टू एमपीवी प्लस एमयूवी। तो एमपीवी कितना निकाला हमने, एमपीवी हमने निकाला 28,000 फेवरेबल, तो 28,000 फेवरेबल। और एमयूवी कितना निकाला हमने, एमयूवी हमने निकाला, देख लेना ऊपर निकाला था ए में 20,000 रुपए फेवरेबल, 20,000 रुपीज फेवरेबल। तो हेंस प्रूव्ड, दिख रहा है 28 प्लस 20 48 आता है। तो हमारा यहां पे प्रूव हो रहा है कि भाई मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के दो वेरिएंस मतलब दो पार्ट्स हो गए। तो बेसिकली अगेन फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस ओवरऑल कॉस्ट वेरिएंस तो 48,000 है, 48,000। हम इसको तोड़ रहे हैं कि भाई क्योंकि प्राइस में फेवरेबल चेंज था, भाई 1 रुपए की प्राइस स्टैंडर्ड थी बट एक्चुअल 0.9 ही आई, कम आई, तो इसकी वजह से हमारा कॉस्ट में जो फेवरेबल एलिमेंट आया वो आया 28,000 रुपए का। और जो हमने कंजम्पशन करी कहीं ना कहीं वो भी हमने अच्छी कंजम्पशन करी, आप ये चेक कर सकते हो, आप खुद ही देख लो, आप खुद ही देख लो। मैंने बोला था कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी मेरी मटेरियल की यूज होनी चाहिए 3 लाख केजी फॉर 2,10,000 आउटपुट, बट मैंने एक्चुअल कितनी कंज्यूम करी, एक्चुअल इससे कम ही करी 2,80,000। तो मैंने कम मटेरियल कंज्यूम करा जिसकी वजह से मेरी कम मटेरियल की कॉस्ट आई होगी। तो बिकॉज ऑफ फेवरेबल कंजम्पशन या यू कैन से मोर एफिशिएंट कंजम्पशन, आपका जो फेवरेबल आउटकम आया, एलिमेंट आया, वो आया 20,000 रुपए का, जिसको हमने बोल दिया मटेरियल यूजेज वेरिएंस। तो ये इसकी एनालिसिस होती है, ठीक है। तो बहुत लोग ना इसको वेरिएंस एनालिसिस भी बोलते हैं, इस चैप्टर को बहुत सारे लोग, बहुत सारी आपको दूसरी बुक्स में दिखेगा इसको वेरिएंस एनालिसिस भी बोला जाता है इसी रीजन से, ठीक है। बताओ यहां तक बातें समझ आ गई? यहां तक की बातें ओके हो गई?
ठीक है जी, तो बस आज इतना ही करना है हमको। आज का काम इतना ही था, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इसको रिज्यूम करेंगे। ठीक है जी।